आजकल आप लोग भी शायद शिखर धवन का वो म्यूचुअल फंड सही है वाला ऐड देख रहे होंगे, जिसमें कि ईटीएफ की बात हुई है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो उसी ऐड से मुझे ये आइडिया आया कि हाँ, ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। मुझे आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है और क्या आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज जानते हैं फिनोलॉजी में ईटीएफ के बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले हम बहुत ब्रीफली म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड को एक बार समझ लेते हैं, जिससे ईटीएफ समझने में आसानी होगी। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है? बहुत सारे लोग मिलके एक कंपनी को अपने पैसे देते हैं, 100-100 रुपए कई लोग मिलके उस कंपनी को पैसा देते हैं। वो कंपनी के पास एक्सपर्ट की टीम रहती है जो स्टॉक पिक करने में एक्सपर्ट है, और वो एक्सपर्ट की टीम हमारे लिए जो हमने पैसे इकट्ठा करके दिए हैं उसको शेयर्स में लगाती है, और जो फायदा होता है वो हमको मिलता है। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड है। अब जानते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड में भी होता लगभग वही है कि बहुत सारे लोग मिलके एक म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा देते हैं, लेकिन यहां पे म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, वो कोई फंड मैनेजर्स की टीम नहीं बैठाती, कोई एक्सपर्ट लोगों की टीम नहीं बैठाती, वो सीधा सीधा इंडेक्स में पैसा लगाती है। इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स, निफ्टी, तो उनमें सीधा सीधा पैसा लगा दिया जाता है। अब ये इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली सेंसेक्स 30 भारत की सबसे बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड हैं उनका एक ग्रुप या बास्केट है। निफ्टी भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनीज का ग्रुप या बास्केट है। सेक्टर फंड्स भी होते हैं, फार्मा फंड्स, आईटी फंड, तो वो क्या होते हैं? तो जो मिड कैप कैटेगरी में सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनका 50 का बास्केट बन गया। जो स्मॉल कैप कैटेगरी में 50 सबसे बड़ी कंपनी है उनका बास्केट बन गया। तो ऐसा इन सीधे बास्केट्स में इंडेक्स फंड्स पैसा लगाते हैं। फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से शेयर्स को पिक नहीं करता। जो स्टॉक्स जिस इंडेक्स में है, अगर वो इंडेक्स का फंड है तो आंख बंद करके मैं उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगा देता हूं। ये इंडेक्स फंड है। अब हम पहुंचते हैं ईटीएफ्स की तरफ, क्योंकि अब हम बेटर समझ पाएंगे कि ईटीएफ क्या होते हैं। हालांकि ईटीएफ्स एक्टिव फंड भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 99.9% फंड्स ग्लोबली जितने भी ईटीएफ फंड्स होते हैं वो इंडेक्स फंड्स या पैसिव फंड्स के जैसे होते हैं। उसमें एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता। तो ये पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ज्यादातर ईटीएफ जो हैं वो इंडेक्स फंड्स के जैसे होते हैं, यानी वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। वहां कोई एक्सपर्ट फंड मैनेजर नहीं है जो आपके लिए अंडर वैल्यूड या हाई ग्रोथ स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर वो सेंसेक्स ईटीएफ है तो जो स्टॉक सेंसेक्स में है वही उस ईटीएफ में होने हैं। इस मामले में इंडेक्स फंड्स के जैसे हैं। तो ऐसे में ईटीएफ और इंडेक्स फंड में फर्क क्या है? अगर दोनों ही इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर दोनों ही पैसिव फंड हैं, तो अब एक एक करके हम डिफरेंसेस की तरफ जाएंगे। पहला मेजर डिफरेंस, ईटीएफ जैसा कि नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये वो फंड्स हैं जिन्हें आप एक्सचेंज से या बीएससी, एनएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीद सकते हैं। इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। अगर आप ज़ीरोधा यूज करते हैं तो ध्यान रखिए, आप स्टॉक्स खरीदते हैं काइट ऐप से और आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं कॉइन ऐप से। मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज करता हूं, मुझे वो काफी कन्वीनियंट भी लगता है। तो अगर आप भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए कोई डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़ीरोधा ही मुझे पर्सनली पसंद है। तो ज़ीरोधा में आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप में से जो लोग ऑलरेडी यूज करते हैं, शेयर्स हम काइट ऐप से खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स हम कॉइन ऐप से खरीदते हैं। अगर आप कोई और भी ब्रोकर यूज करते हैं तो ये इसी तरीके से चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप शेयर्स खरीद रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज से, बीएससी से या एनएससी से, लेकिन जब आप कॉइन से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो आप खरीद रहे हैं सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी से ज्यादातर केसेस में। यानी अगर आप पराग पारेख लॉन्ग टर्म फंड खरीद रहे हैं तो आप पराग पारेख एएमसी से वो फंड खरीद रहे हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब ये है कि आप उसे म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीद ही नहीं सकते, आपको उसको स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदना है। यानी इस मामले में ये शेयर खरीदने जैसा हो गया। अगर मेरे को एचडीएफसी का शेयर खरीदना है तो मैं एचडीएफसी से नहीं खरीद सकता, मेरे को वो बाजार से ही खरीदना पड़ेगा। मैं एचडीएफसी से सिर्फ आईपीओ के समय शेयर खरीद सकता हूं। और अब इसी से इसका एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है और एक नेगेटिव पॉइंट भी निकल के आता है ईटीएफ का। अब उसकी बात कर लेते हैं। पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जब आप कोई पैसा डालते हैं तो वो कैसे वर्क करता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, एक्टिव म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, तो मान लो आप पराग पारेख लॉन्ग टर्म में पैसा डाल रहे हो, आपने 10,000 रुपए डाले, तो आपने पेमेंट किया, वो 10,000 रुपए पराग पारेख एएमसी को मिला,
तो वो उस 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदेंगे और आपको अपने फंड के यूनिट्स दे देंगे। तो जैसे जैसे पैसा आता जाता है, इंडेक्स फंड या एक्टिव फंड, दोनों ही तरह के नॉर्मल जो फंड्स हैं, वैसे वैसे वो शेयर खरीदते जाते हैं। अगर एक दिन में 1 करोड़ के फंड्स में पैसे डले तो 1 करोड़ के अगले दिन वो शेयर्स खरीद लेंगे। इसी तरह अगर आपको पैसे निकालने हैं तो वो शेयर बेचते हैं और आपको पैसा दे देते हैं। लेकिन ETF में ठीक इसका उल्टा होता है। अब हम फिर से चलते हैं शेयर की तरफ। शेयर्स में कैसा होता है, आप कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स IPO के समय खरीद सकते हो। उसी तरह ETF में पहली बार, आप मान लीजिए कि जब पहली बार IPO या NFO, म्यूचुअल फंड्स में NFO बोलते हैं, शेयर्स में IPO बोलते हैं, तो जब पहली बार कोई कंपनी कोई ETF लॉन्च कर रही है, तब अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हो तो आप कंपनी से सीधा खरीद रहे हो। उसके बाद जब भी आप खरीदते हो तो आप एक्सचेंज से खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड जैसे कंपनी से तो नहीं खरीद रहे। तो एक्सचेंज से अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो जब आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो, मान लीजिए आपको रिलायंस का शेयर चाहिए, तो आप कब खरीद पाओगे? अगर बाजार में कोई शेयर को बेचने के लिए भी खड़ा होगा। अगर कोई बेचने वाला ही नहीं है तो आप खरीद नहीं पाओगे एक्सचेंज से, तभी तो नाम एक्सचेंज है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। उसी तरह अगर आपके पास ETF है, आपको उसे बेचना है, तो कोई खरीदार होना चाहिए, तभी आप उसे बेच पाओगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब आपको खरीदना है, जितने का खरीदना है, आप उतने पैसे फंड को दे दो, वो आपको उतने के यूनिट्स दे ही देगा। और जब आपको बेचना भी है या रिडीम करना है, तो आप रिडीम का ऑर्डर डाल दो और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड उतने शेयर्स बेच ही देगा। तो आपको ये चिंता नहीं करना कि कल अगर मेरे को मेरे यूनिट्स रिडीम करने हुए तो होंगे कि नहीं होंगे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में, क्योंकि बायर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब आप ETF खरीदना या बेचना चाहते हो, तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो कोई सेलर होना चाहिए, बेचना चाहते हो तो कोई बायर होना चाहिए। अब एक मेजर प्रॉब्लम है, कई बार आपने देखा होगा ना, आप कोई शेयर बेचना चाहते हैं लेकिन वो बिक नहीं रहा, क्योंकि उसमें या तो लोअर सर्किट लगा हुआ है या उसकी डिमांड ही नहीं है। भारत में ETFs में ये काफ़ी होता है कि अभी ETFs में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। कुछ ETFs में है लेकिन काफ़ी ETFs में नहीं है। तो हो सकता है आप खरीद तो लो, जब बेचना चाहो तो वो बिके ही ना। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ETF खरीदते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो ये हो जाता है कि आप ये देख लो कुछ दिन एक्सचेंज का वॉल्यूम, कि ये कितने बिकते हैं, रोज कुछ करोड़ रुपए के ये वाला ETF बिकता है या नहीं। क्योंकि एक और मामले में ये शेयर्स के जैसा है, जब शेयर पहली बार लिस्ट होता है, तो आजकल IPOs का सीजन काफी चल रहा है। और हाँ, IPOs से मुझे याद आया कि हमने लॉन्च किया है एक नया चैनल फिनोलॉजी टिकर, जिसमें हम सारे IPOs का रिव्यू करते हैं, सारी जो फाइनेंशियल न्यूज़ है उसका एनालिसिस करते हैं, सारे जो नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं या सेबी RBI के जो रूल चेंजेस होते हैं वो कवर करते हैं। तो हर ऑल्टरनेट डे फिनोलॉजी टीम लेके आती है आपके लिए एक नया वीडियो हमारे इस नए चैनल फिनोलॉजी टिकर पे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस नए चैनल को भी अपना प्यार, अपना सपोर्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम बात कर रहे थे IPO। जब कंपनी IPO लाती है तो वो पहले से डिसाइड कर लेती है कि उसको कितने 1000 करोड़ या कितने 100 करोड़ का IPO लाना है, यानी उसको बाजार से कितने पैसे उठाने हैं और उसके बदले कितने शेयर देने हैं। तो अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ का IPO ला रही है और मान लीजिए उसके बदले उन्होंने 10-10 रुपए के 100 करोड़ शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए, तो अब IPO आया और वो 100 करोड़ शेयर्स मार्केट में चले गए। अब अगले दिन वो शेयर्स बढ़ के 200 नहीं हो सकते, वही 100 करोड़ शेयर्स हैं और लोग आपस में उसको बेचते खरीदते रहते हैं। ETF में भी यही होता है। शुरू में ही एक म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड कर लेती है कि ठीक है, मेरे को 500 करोड़ का ETF लाना है और मेरे को सेंसेक्स का 500 करोड़ का ETF लाना है। तो उसमें क्या होगा, 500 करोड़ रुपए के मैं सेंसेक्स के शेयर्स खरीद लूंगा जैसा जैसा उसमें प्रपोर्शन में है। उसके बाद मैं 500 करोड़ के उस ETF का पब्लिक इशू लाऊंगा। उस 500 करोड़ के ETF पे लोग अप्लाई करेंगे, जैसे IPO के लिए अप्लाई करते हैं उसी तरह से एप्लीकेशन होगा। तो मान लीजिए आपने किसी ETF का, हम इसको IPO ही बोलते हैं समझने के आसानी के लिए, तो मान लीजिए आपने किसी ETF का IPO सब्सक्राइब किया और आपको उसमें यूनिट्स मिल गए। अब कुछ दिनों बाद वो लिस्ट होगा, तो लिस्ट होने के बाद आप चाहें तो उसे बेच सकते हैं। रोज शेयर की ही तरह उसका प्राइस भी ऊपर नीचे होगा। तो कई मामलों में ये बिल्कुल शेयर के जैसा है। और इसमें एक बार IPO आ गया 500 करोड़ का, तो ऐसा नहीं है कि और लोग पैसा लगाना चाहते हैं तो कंपनी और ज्यादा यूनिट्स इशू कर सकती है। नहीं, वो फंड का साइज फिक्स था, वो शेयर बाजार में चला गया, अब उसका साइज बढ़ नहीं सकता।
जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में अगर कल को 1 करोड़ रुपए और कोई डालना चाहता है तो डाल दे, कंपनी 1 करोड़ के शेयर्स और ले लेगी। तो ये एक बड़ी नेगेटिव बात है। पॉजिटिव्स क्या है, चलिए पॉजिटिव्स डिस्कस कर लेते हैं। एक कि आप इसको आप रियल टाइम पे खरीद सकते हो। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो तो म्यूचुअल फंड का जो एनएवी होता है, जिस एनएवी पे आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं, वो डे एंड पे फिक्स हो जाता है, दिन भर वेरी नहीं करता, वो दिन के अंत में एक बार फिक्स होता है। यानी अगर आप आज खरीदना चाहते हो तो आप चाहे 10 बजे खरीदो, चाहे 12 बजे खरीदो, चाहे 8 बजे खरीदो, जो आज की एनएवी है वो फिक्स है, उसी पे आपको मिलना है। लेकिन ETFs क्योंकि ये एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो जैसे जैसे सेंसेक्स 2 पॉइंट नीचे जाता है तो आप ये मान सकते हो कि अगर वो सेंसेक्स का ETF है तो उसकी वैल्यू भी 2 पॉइंट गिरेगी, अगर वो ऊपर जाएगा तो इसकी भी वैल्यू ऊपर जाएगी। तो इसकी वैल्यू हर पल बदलती रहती है। इसीलिए ये ट्रेडर्स को हो सकता है अच्छा लगे जो एक इंडेक्स में या बास्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन F&O में रिस्क नहीं लेना चाहते, F&O में हेजिंग में पड़ना नहीं चाहते। वो बस ये चाहते हैं कि मेरे को इंडेक्स में ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाए बिना मार्जिन, लीवरेज या F&O वाले रिस्क के। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको किसी सेक्टर के फंड में लगता है कि बहुत ग्रोथ आने वाली है, मान लीजिए फार्मा में बहुत ग्रोथ आने वाली है या IT में बहुत ग्रोथ आने वाली है, और आज वो 4-5% वो इंडेक्स गिरा हुआ है, तो मैं आज ही चाहता हूं कि आज इस गिरे हुए भाव में ही मैं इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करूं। अगर मैं म्यूचुअल फंड की तरफ जाऊंगा तो मेरे को कल की एनएवी मिलेगी, मेरा आज का 4-5% जो गिरा हुआ भाव है वो नहीं मिलेगा। तो वो 4-5% का फायदा उठाने के लिए मैं तुरंत हो सकता है ETF खरीद लो। तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें ETF बेटर हो सकता है, जिसके कारण ETF की वाइबिलिटी है, क्यों ये एज अ प्रोडक्ट आपको ऑफर होता है। इसके अलावा पहले कॉस्ट एडवांटेज भी था, क्योंकि क्या होता है ना, ETF पे कुछ कॉस्ट बचती है। जैसे हर बार क्योंकि कंपनी को आपको यूनिट्स अलॉट नहीं करने, रिडीम नहीं करने, तो उनका झंझट थोड़ा कम हो जाता है। इस कारण इसकी फीस भी थोड़ी सी कम होती थी, एक्सपेंस फी। लेकिन अब बहुत सस्ते इंडेक्स फंड्स भी आ गए हैं, तो वो ETF और इंडेक्स फंड्स की फीस, जो मैनेजमेंट फीस है, वो लगभग बराबर हो गई है। दोनों ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। इसके अलावा क्योंकि आप इसे एक्सचेंज से खरीद रहे हैं, तो एक्सचेंज पे खरीदने पे क्या लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। इसके अलावा एक्सचेंज भी एक बहुत छोटा सा चार्ज लेता है, तो वो सारे चार्जेस भी ETF पर लगते हैं जो इंडेक्स फंड पे नहीं लगते। तो कॉस्ट वाइज भी अब ETF इफेक्टिव नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ETF ज़्यादा सस्ता या ज़्यादा अच्छा तरीका है। इसके अलावा एक नुकसान मुझे और लगता है ETFs का, कि क्योंकि ये बेसिकली आप एक्सचेंज से खरीद रहे हो, तो अगर जब आप इसको खरीदोगे तो ये आपके काइट ऐप में एज अ शेयर के जैसे ही दिखेगा। जैसे शेयर्स दिखते हैं वैसे ये एक ETF दिखेगा, और हर पल इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। तो क्योंकि ये आपको हमेशा वहां दिख रहा है और इसका प्राइस भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम ना थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं, फियर एंड ग्रीड आ जाता है, जिसके कारण हो सकता है हम इसे जल्दी बेचना चाहें। तो अब इन द एंड क्या हमें ETFs में निवेश करना चाहिए या नहीं? ज्यादातर लोगों के लिए, जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, जबकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म पैसा डाल के भूल जाना चाहते हैं, क्या उन लोगों को ETF में निवेश करना चाहिए या नहीं? तो ऐसे लोग जो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा लगाना चाहिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं दिखता ETF में निवेश करने का। तो पर्सनली मैं ETFs में निवेश नहीं करता हूं। अगर आपको इंडेक्स फंड में ही पैसा लगाना है तो सीधा AMC से इंडेक्स फंड लेना ही बेटर रहेगा, क्योंकि कम से कम आपको ये तो तसल्ली रहे कि आप जब चाहें जितना चाहें खरीद पाएंगे, जब चाहें जितना चाहें बेच पाएंगे, और आप पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, ये सब जो छोटे मोटे चार्जेस हैं, डीमैट अकाउंट में जब आप बेचेंगे तो डेबिट चार्ज लगता है, ये सारे चार्जेस नहीं लगेंगे और आपको दिखेगा नहीं रोज आपके डीमैट अकाउंट में, तो ट्रेडिंग की चांसेस भी कम रहेंगी। तो इसलिए मैं तो इंडेक्स फंड को लेना पसंद करूंगा, ETF को नहीं। उम्मीद करता हूं कि ETF क्या होता है आपको क्लियर हो पाया होगा। ये वीडियो देख के आपको समझने में आसानी हुई होगी और मजा आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इस तरह के और कंसेप्ट्स वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं और मुझसे कई तरह के जो आपके मन में सवाल उठते होंगे वो पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जिसका लिंक अब आपके स्क्रीन पर है। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।